हेलो बच्चा पार्टी। आई थिंक लाइव हो गया आज। थोड़ा सा देर हो गया, थोड़ा सा ग्लिच था, फंसे हुए तो थोड़ा सा, दैट्स वाई आज इतना टाइम लग गया। कैसे हो आप सब लोग भाई साहब? जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना। आई थिंक मैंने आज 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों से। 15 मिनट ज़्यादा वेट करा दिया है ना। चल, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है हमारी? हाँ, 15 मिनट ज़्यादा वेट हो गया है आज। चलो भाई, अभी तक हम लोग इस चैप्टर में अच्छा खासा आगे चलते चले आए थे। और आज हम लोग जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं, और साथ साथ में पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ढेर सारी बातें, क्लियर बात। तो क्या क्या पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे आज हम लोग उस सेशन में इसकी चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल होंगे पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की, आज उसके डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर बात। एनसीईआरटी को साथ में लेके चलेंगे। बाकी हम लोग जो वेल एलैबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसका भी सहारा लेते हुए चलेंगे। क्लियर बात। चलो भाई, चलो भाई, दो लोग आ चुके हैं, दो लोग आ चुके हैं, तो शुरू कर दिया जाए दो लोगों के साथ। चलो भाई, हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज कौसन अहमद खान। और अभी तक सिर्फ बायोलॉजी के लाइव सेशंस चल रहे हैं। जल्दी ही बेटा केमिस्ट्री का धमाका भी होने वाला है। और केमिस्ट्री का धमाका होगा तो आप लोगों को भी क्या बेटा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर यूट्यूब की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाया करें कि लाइव सेशन कब होने वाला है, तो जल्दी से हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस लाइव चैट्स में ऊपर पड़ा होगा। हेलो बेटा, हेलो स्टडी लाइक टॉपर्स, है ना। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए ताकि भाई साहब आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करे। क्लियर बात। कैसे हो भाई साहब? स्टडी लाइक टॉपर, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम भाई साहब? तो चलो भाई साहब, बिना देरी करे जल्दी से हम लोग अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। मनीषा, मनीषा बेटा कहाँ से हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम?
राजस्थान बीकानेर, ओके ओके ओके। चलो भाई, दूर दूर से बच्चे हम लोगों को देख रहे होते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ चलने वाले, क्लियर बात, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलेंगे और फिर हमारा एक्सप्लेनेशन चलेगा। लेकिन हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक क्या था बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अपना पढ़ने वाले हैं जो कि हमें हमारी स्टडी में क्या करेगा, और भी ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ भाई साहब, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में लास्ट तक हम लोगों ने ये पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ लिया था, यहां तक आप लोग हमारे साथ साथ थे, ऐसा है कि नहीं है? तो यहां तक साथ साथ थे तो आगे भी हम लोग साथ साथ रहने वाले हैं, ताकि जल्दी से फोड़ फाड़ के इस चैप्टर को खत्म कर दें और जल्दी से हम लोग आगे पहुंच सकें, जिस चैप्टर का नाम है क्या, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब चर्चा करेंगे तो वहां बात करेंगे, पहुंचेंगे, क्लियर बात, ठीक है भाई। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट भाई। देखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे अभी हम लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें रिक्वायर्ड होगा। आओ बेटा जी, यहां पर जल्दी से बात कर ली जाए, ठीक है। जब हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं, क्लियर बात। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में सीधी सीधी दो बातें याद रखनी है भाई। तो पॉलिनेटिंग एजेंट बेटा दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है बेटा एबायोटिक। कैसा हो सकता है? एबायोटिक एजेंट। और एक कैसा हो सकता है? एक हो सकता है बेटा बायोटिक एजेंट। क्या हो सकता है? बायोटिक एजेंट, ठीक है। एबायोटिक एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जहां बेटा जो नॉन लिविंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग में कौन कौन आएगा? नॉन लिविंग में कौन कौन आएगा, जल्दी से इसको देखो। नॉन लिविंग में बेटा, नॉन लिविंग में आपको मिल जाएंगे कौन? नॉन लिविंग में आपको बेटा नॉन लिविंग में मिल जाएगा एयर। क्या मिल जाएगा? एयर, जिसको आप क्या बोलते हो? विंड भी बोल देते हो। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर, क्लियर बात। देखो, अगर बात सीधी सीधी है तो थोड़ा सा हम लोग इसको आगे और लेके चलते हैं। देखो भाई, अगर वाटर इस्तेमाल हो रहा है एज अ पॉलिनेशन, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा वो कहलाएगा बेटा जी हाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली, क्लियर बात। और अगर एयर या विंड एज अ पॉलिनेशन इस्तेमाल हो रही है तो बोलेंगे उसको क्या? इसको बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। तो आपने सुना होगा कि देयर आर सम फ्लावर्स विच आर एनिमोफिलस। एनिमोफिलस का मतलब समझे कि ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन बाय एयर या विंड करंट होता है, क्लियर बात। आपने सुना होगा कि कुछ फ्लावर्स हैं वो हाइड्रोफिलस हैं। कैसे हैं? हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस का मतलब इनमें पॉलिनेशन कराने के लिए एजेंट कौन इस्तेमाल होने वाला है? वाटर इस्तेमाल होने वाला है, क्लियर बात। हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है। डॉक्टर सोनावाने, हेलो डॉक्टर सोनावाने, कैसे हो आप? ठीक है। अब अगर बायोटिक एजेंट की बात करेंगे तो बायोटिक एजेंट का मतलब बेटा कैसा एजेंट हो जाएगा? सीधा सीधा आप बोलोगे भैया जी लिविंग एजेंट होता है, जिंदा होता है एकदम, ठीक है। हाँ, जिंदा का मतलब आप किसकी बात कर सकते हो बेटा? एनिमल्स। किसकी बात कर सकते हो? एनिमल्स, क्लियर बात। और जब पॉलिनेशन बाय एनिमल हो रहा होगा तो आप इसको बोलोगे बेटा क्या? जूफिली। क्या बोलोगे? जूफिली, क्लियर बात। तो जूफिली, हेलो हेलो उत्तम कुमार, हेलो बेटा, ठीक है। तो जूफिली, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली हम लोग आज के चर्चा में करने वाले, और चर्चा आज की थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा देर तक पढ़ने वाले हैं, क्लियर बात। यूजुअली हमारा सेशन 10 बजे बंद हो जाता है और आज हमारा सेशन आई थिंक 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा 10 बजे के आगे तक अपनी रेलगाड़ी खिसकाते हुए लेके चलेंगे, और हो सकता हो कि आज 11 भी बज जाए, ठीक है। हाँ, और बेटा मैं भी ठीक हूँ, आई एम टोटली फाइन, टोटली फाइन। डॉक्टर सोनावाने, आई एम टोटली फाइन। कहाँ से हो आप लोग बेटा? कहाँ से हो? जो हो भैया जल्दी से अपना अपना स्टेट्स मेंशन कर दो, ताकि पता तो चले मुझे बच्चे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे, तो मेरा एक्चुअल में टॉपिक क्या था? एक्चुअल में टॉपिक क्या था? पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या था? पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे क्योंकि मजा उसी का है, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेन हो तो आप वो रख सकते हो, नहीं तो जो बनता जाएगा उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे भी काम चला सकते हो, क्लियर बात, ठीक है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फैक्टर्स की। उत्तम भाई साहब झारखंड से हैं, गौरव यादव यूपी से हैं, ठीक है। चलो भाई, और उसके अलावा ये स्टडी लाइक टॉपर मनीषा, आई थिंक ये मनीषा राजस्थान बीकानेर से हैं, ठीक है। ये अनीता जी, मैं भी आ गई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जमशेदपुर से हैं भाई साहब। चलो भाई,
जो जो आता जा रहा है उसका मोस्ट वेलकम हमारे इस लाइव में। कुछ हम लोग फोड़ने वाले हैं, कुछ मजा करने वाले, एनसीईआरटी के थोड़ा बियॉन्ड भी जाएंगे, तो साथ साथ में बने रहिएगा। मैं कहाँ से हूँ बेटा? मैं हूँ लखनऊ से। कहाँ से हूँ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हूँ। ठीक है, चलो भाई। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे फैक्टर्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्टर्स विच फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बात? ऐसे फैक्टर जो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेंगे, तो हमें इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने वाले हैं? हाँ, लखनऊ से हैं। ठीक है, गौरव यादव लखनऊ से। ठीक है भाई, देखो अब इसमें जो पहला फैक्टर होने वाला है, इस पहले फैक्टर को जरा ध्यान से पढ़ना। इस पहला फैक्टर का नाम है बेटा होमोगैमी। क्या नाम है? होमोगैमी। ठीक है, अच्छा, अगर होमोगैमी का आपको मतलब समझ में आ गया तो आपको यह भी समझ में आएगा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर क्यों कर रहा है। क्लियर बात? होमोगैमी का मतलब ये होता है कि एक बाइसेक्सुअल, क्योंकि देखो सेल्फ पॉलिनेशन अगर कराना है, अगर आपको भैया जी सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो मेरे भैया ये बताओ फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बट अगर हमें होमोगैमी की कंडीशन पूरी करनी है, तो बेटा इसमें जो एंथर और स्टिग्मा जो होना चाहिए, इन दोनों की जो मैच्योरिटी है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स एट द सेम टाइम। क्या होना चाहिए? मैच्योर्स एट द सेम टाइम। क्लियर बात? मैच्योर्स एट द सेम टाइम। क्लियर बात? सेम टाइम पे अगर मैच्योर होगा, तो जिस टाइम एंथर से रिलीज हो रहा होगा क्या पॉलिन ग्रेन, उसी टाइम स्टिग्मा रिसीव करने वाला हो जाएगा। मैं एक फ्लावर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सेल्फ पॉलिनेशन के फेवर में बात कर रहा हूं। ठीक है, महाराष्ट्र से हैं बेटा, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलो भाई, तो मैं फेवर में किसके बात कर रहा हूं? सेल्फ पॉलिनेशन के। तो इफ देयर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, देन आफ्टर रिलीजिंग द pollen grain from the anther, the stigma will can accept, क्या कर सकता है? यूजुअली एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर बात? क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि मैच्योरिटी क्या हो गई? उसी टाइम हो गई। क्लियर बात? तो इफ स्टिग्मा विल मैच्योर एट द सेम टाइम व्हेन एंथर बिकमिंग मैच्योर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि रिलीजिंग के दौरान एक्सेप्टेंस जो हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए पहला फैक्टर क्या हमने बात करा? दैट्स द होमोगैमी। क्या बात करा? होमोगैमी। तो होमोगैमी का मतलब सीधा सीधा एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर के सेम टाइम पे अगर मैच्योर हो जाते हैं तो बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दैट्स कॉल्ड होमोगैमी। और हमसे कोई पूछ ले भैया जी होमोगैमी का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो खींच के मारना होमोगैमी का एग्जाम्पल। ये यूजुअली आप नाम दोगे मिराबिलिस जलापा। क्या नाम दोगे? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, अब ये मिराबिलिस जलापा बेटा कोई गाली नहीं है, ये एक जापानीज 4 o'clock प्लांट है। क्या है? जापानीज 4 o'clock प्लांट है। और इसकी चर्चा हम लोग जेनेटिक्स में भी करने वाले। कहाँ करने वाले हैं? जब जेनेटिक्स में पहुंचेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, तो हम लोग मिराबिलिस जलापा की बात करेंगे। ये बात यहां से याद रखना कि मिराबिलिस जलापा में हमने एक चीज और पढ़ी थी, याद है कि लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता था? मिराबिलिस जलापा में। मिराबिलिस जलापा में होमोगैमी भी हमको देखने को मिलेगी। और मिराबिलिस जलापा हम लोग जब जेनेटिक्स में पहुंचेंगे तो वहां पर हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर हम मिराबिलिस जलापा एग्जांपल लगाएंगे। क्लियर बात? देखो रिलेटेबल स्टडी जो होती है बहुत मजेदार होती है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि तीन टॉपिक हमें क्या हो सकते हैं, एक ही बार में एक ही शॉट में याद हो सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? होमोगैमी क्या होती है? होमोगैमी इज द फैक्टर विच ऑलवेज फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बात? और होमोगैमी क्या होती है मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया कि एंथर और स्टिग्मा और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एक टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंथर से निकलने के दौरान जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी टाइम स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। क्लियर बात? तो यूजली क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन फेवर हो जाएगा।
क्लियर बात। चलो भाई, अच्छा दूसरा फैक्टर देखो जरा, दूसरा फैक्टर मजेदार है, ये तुमने कल ही पढ़ा था, आई थिंक मैंने कल भी इसको समझाया था, ठीक है। आ जाओ भैया जी दूसरे फैक्टर पे, ठीक है। दूसरे फैक्टर पे, दूसरा फैक्टर जो होता है ये होता है बेटा, इट इज द क्लिस्टोगैमी। क्या होता है? इट इज द क्लिस्टोगैमी, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा है? दैट इज द क्लिस्टोगैमी। क्लियर बात। अच्छा, जब आप लोग क्लिस्टोगैमी की बात करते हो भाई साहब, तो क्लिस्टोगैमी के लिए हम लोगों ने कुछ फ्लावर्स पढ़े थे, दैट वाज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। याद है कल का जो लाइव था उसमें हम लोगों ने क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में बात करा था। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर बेटा कहाँ कहाँ पाए जाते थे जरा देख लो। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम लोगों ने ऑक्सैलिस की बात की थी ना, एक प्लांट है उसका नाम है क्या? ऑक्सैलिस, ठीक है। अब बता दें कि जो ऑक्सैलिस प्लांट है इसी से ऑब्टेन होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या ऑब्टेन होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो आप लोग जब केमिस्ट्री में ट्राइवियल सिस्टम पढ़ते हो कि एक्चुअल में ड्राइव्ड सिस्टम जो पढ़ा जाता है आईयूपीएसी का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहां पर आप पढ़ते हो ऑक्सैलिक एसिड, पढ़ते नहीं पढ़ते हो? तो ऑक्सैलिक एसिड जो ऑब्टेन होता है वो कहां से होता है? वो इसी ऑक्सैलिस प्लांट से ऑब्टेन होता है। इसीलिए उस एसिड का नाम ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन की सोर्स क्या था, कहां से ऑब्टेन किया गया था, उसका नाम क्या रख दिया गया है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या रख दिया गया है? ऑक्सैलिक एसिड। उसके अलावा हम लोगों ने एक और प्लांट पढ़ा था, दैट वाज द कॉमेलिना। क्या पढ़ा था? कॉमेलिना। याद है नहीं याद है? कॉमेलिना के अलावा एक प्लांट और पढ़ा था, दैट वाज द वायोला। क्या पढ़ा था? वायोला। वायोला को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा? कॉमन पैंसी। क्या बोलते थे? कॉमन पैंसी। क्या याद आया आपको कुछ? क्या हल्का हल्का कुछ याद आया? हम लोगों ने ये सब चर्चा करी थी। किसको किसको याद आ गई ये चर्चा? किसको किसको ये चर्चा याद आ गई? हम लोगों ने ये चर्चा करी थी। क्लियर बात। देखो याद रखते हुए चलेंगे ना तो आसानी हमारे लिए हो जाएगी, रिलेटेबल स्टडी हमारी हो जाएगी, लंबे समय तक हमको याद रहने वाला है। क्लियर बात। अच्छा, तो अगर क्लिस्टोगैमी होता है तो आपको बताया था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये कभी नहीं खुलते। ये कैसे रहते हैं? ये ऑलवेज क्लोज। कैसे रहते हैं? ऑलवेज क्लोज। अगर ये बेटा बंद रहेंगे, हमेशा अगर ये बंद रहेंगे, तो इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो बहुत पास पास भी होता है, और ये हमेशा क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। अच्छा, अगर हमेशा बंद रहेंगे तो किसी और फ्लावर का या किसी अदर प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन क्या इसमें आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। क्लियर बात। नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि इसमें हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और क्लिस्टोगैमी में आपने बात करी थी कि भैया इसमें अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होता है। ये बताओ क्या हमने ये चर्चा नहीं करी थी? डेफिनेटली हमने ये चर्चा करी थी कि क्लिस्टोगैमी जो होगी वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में देखने को मिलेगी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं बेटा ये कभी इनमें मतलब इनवेरिएबल ऑटोगैमी होती है, मतलब ऑटोगैमी होने के अलावा इसमें कोई चारा ही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के अलावा इसमें कोई चारा है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन के कभी कोई चांस नहीं होंगे। तो ये दो फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन सा? होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। तो होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी हमेशा किसको फेवर करेंगे? हमेशा ये सेल्फ पॉलिनेशन को ही फेवर करेंगे। क्या ये बात आपकी खोपड़िया में गई? चलो भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तब तो मजे वाली बात है कि सबको समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। इसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने जो होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी पढ़ा, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी हमेशा किसे फेवर करेंगे? हमेशा ये सेल्फ पॉलिनेशन को ही फेवर करने वाले हैं। क्लिस्टोगैमी का एग्जांपल ऑक्सैलिस है, कॉमेलिना है, वायोला है, मैंने बता दिया उसके लिए। होमोगैमी के लिए जो एग्जांपल मैंने बताया था वो क्या बताया मैंने? इट्स अ मिरापलिस जलापा। क्या बताया? मिरापलिस जलापा। क्लियर बात। तो सेल्फ पॉलिनेशन, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे। हमने सारे फैक्टर धड़ाधड़ पढ़ डाले। क्लियर बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं टॉपिक पे, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। क्या करते हैं? जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। हम लोग यहां पर आ जाते हैं फैक्टर्स which favors क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर बात। फैक्टर्स which favors क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
उत्तम भाई कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा मैं अच्छा तो नहीं पढ़ाता, बस मैं कोशिश करता हूं कि सामने वाले बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो जाए। बस मैं कोशिश करता हूं ताकि आपको दिन दहाड़े समझ में आ जाए, है ना, बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। बस हम यही कोशिश करते हैं, उसके अलावा मेरी और कोई कोशिश नहीं होती है। आपको समझ में आ जाता है तो बस आपको लगता है कि दैट गुड टीचर है ना, ऐसा खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब भाई क्रॉस पॉलिनेशन में जो पहला फैक्टर है, आओ जरा पहले फैक्टर पे भागते हैं। तो पहला फैक्टर है दैट इज द डाइक्लाइनी। क्या है? डाइक्लाइनी, ठीक। अभी हम आपको इन सारे टर्म से मिलाएंगे, ठीक है। दैट इज द डाइक्लाइनी, DICLINY, ठीक है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बेटा बस एक लेक्चर की नीड है हमको, एक लेक्चर की नीड है, बस हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे बेटा जी। बहुत ज्यादा नहीं मैंने इसको चलाया। आप खुद देखो कि मैं 1 घंटे का मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस का हिसाब किताब है उसके लिए प्रिपरेशन लगती है, टीम मेंबर्स लगते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इवन मुझे भी खुद प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई मुझे एक लाइव क्लास लेनी है। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट होने के बाद भी थोड़ा सा मुझे खाना पीना प्रोवाइड करा दिया जाता है कि लो खाओ ठूसो फिर से तैयार हो जाओ अगली क्लास के लिए, ठीक है। तब जाके थोड़ा एनर्जी आती है और फिर से आप लोगों के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा बेटा जी, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस चैप्टर को समाप्त करूँ ताकि रिप्रोडक्शन इन एनिमल पे आ जाऊँ। क्लियर बात? इसके अलावा भी मैंने कई चैप्टर पढ़ा के रखे हैं लाइव सेशन ले लेकर, जैसे कि हमने लिविंग वर्ल्ड ख़त्म कर दिया था, प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिया है, एनिमल किंगडम भी ख़त्म कर दिया है, और उसके अलावा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मैंने वो भी पढ़ा दिया है। क्लियर बात? हाँ, तो प्लीज़ गुस्साने वाली बात नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे अवेलेबल टाइम हो पाता है, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर बात? ताकि आप इंगेजिंग बने हुए, इसलिए मैं आपके साथ यहां पर हूं। क्लियर बात? ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है। मॉर्निंग में क्लासेस मार, बच्चा एकदम दिमाग एकदम चढ़ जाता है, एकदम दिमाग खा जाता है, सर ये सर वो, ठीक है। तो सुबह से होते होते इतना टाइम हो जाता है। मॉर्निंग से क्लासेस चलते चलते ये टाइम हो जाता है। उसके बाद भी फुल एनर्जी के साथ मुझे पढ़ाना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात? आ जाओ हम लोग जल्दी से डाइक्लाइनी पे आ जाते हैं। क्लियर बात? चलो भाई, बस तुम लोगों के लिए ही है बच्चा, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार है इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं भी घर जा सकता हूँ सोने के लिए कि जाओ भैया सो जाओ। चलो भाई आ जाओ भाई। तो पहला हमने फंडा समझा, दैट्स द डाइक्लाइनी, ठीक है। सर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बता दीजिएगा। बेटा आप जो है ना टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, वहां पर भी आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। बेटा आपकी जो क्वेरीज होती हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो भी कोशिश करा करेंगे कि आपके सवालों को वहां पर ही हम रिजॉल्व करने। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा कमेंट सेक्शन में ऊपर पड़ा होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस आप वहां पर डाल सकते हो, और जैसे भी हमारी टीम का कोई भी मेंबर वहां पर अवेलेबल होगा आपके सवाल सॉल्व कर देगा। फिलहाल के लिए बायोलॉजी है, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, आप बायोलॉजी के लिए डाल सकते हो। हमारी टीम का कोई भी मेंबर, कोई भी फैकल्टी मेंबर अगर अवेलेबल होगा तो आपके क्वेश्चंस तुरंत वहीं पर सॉल्व होकर आपको मिल जाया करेंगे। क्लियर बात? चलो भाई आ जाओ जल्दी से। डाइक्लाइन है तो रात बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारे घर वाले भी हमको भगा देंगे, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़ाया करता है ना लड़का ये। चलो भाई दिख घर आ जाओ, ठीक है, हमें भी घर अपने पहुंचना है। चलो भाई, हमारी अम्मा भी हमको डांटती है कि रात रात में पता नहीं क्या क्या करता है, उनको थोड़ा मालूम कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर बच्चों को यूट्यूब पे, है ना। चलो भाई ठीक है। अब डाइक्लाइनी की बात करते हैं, जरा समझो डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है। जरा डाइक्लाइनी अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो डाइक्लाइनी का मतलब होता है द यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर। डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स द यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। अच्छा ये बताओ भैया जी, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर में आ जाए तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? डाइक्लाइनी का मतलब यही होता है कि दो तरह के फ्लावर हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो।
तो अगर डाइक्लाइनी की आप बात कर रहे हो तो आपको दो टर्म और सीखने पड़ेंगे। मैं पहले यहां पर एग्जांपल चेप दूं रख के, तब आपको मैं दो टर्म और सिखाता हूं, और ये वही टर्म होंगे जो मैंने लास्ट डे आपको समझाए थे। आओ फिर से उन टर्म्स को पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं जल्दी से हम लोग यहां पर रख दें। हाँ देखो भाई एस्पिरेंट भी आ गया जल्दी से, कह रहा लाइक पपाया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही आपका जवाब है, जैसे कि पपाया, क्या है, पी से पपाया। उसके अलावा कुकुरबिटा, कुकुरबिटा का मतलब बेटा क्या, कुकुरबिटा का मतलब मैंने कल बताया था। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा क्या होता है बेटा, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर हैं। क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर है ना। उसके अलावा मेज की बात करी थी, किसकी बात करी थी, मेज की बात करी थी। उसके अलावा कैस्टर की बात कर लो, है ना। उसके अलावा डेट पाम की बात कर लो। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं यहाँ पर, जिसमें क्या पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो अगर यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर में ले आओ तो सेल्फ पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मजे की बात जरा है, देखो बात मजे की है और बात पते की भी है, तो जरा ध्यान देना भाई पते की बात पे, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं तो हम अगर बात कर लें किसकी बेटा, अगर बात कर लें पपाया की बात कर लें और डेट पाम की बात कर लें, ठीक है। पपाया की बात कर लें और डेट पाम की बात कर लें, तो बेटा इनके जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं बेटा डायोशियस। क्या होते हैं, DIOECIOUS, इट इज डायोशियस। लेकिन अगर बात कर लें बेटा कुकुरबिटा की, किसकी बात कर लें, कुकुरबिटा की बात कर लें, या हम बात कर लें किसकी, मेज की, या हम बात कर लें बेटा कैस्टर की, तो इनके प्लांट जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोशियस। और कल मैंने आपको डायोशियस और मोनोशियस एकदम घुस के बता दिया था, याद है नहीं याद है, एकदम चीरा फाड़ी करके गए थे हम लोग कल डायोशियस और मोनोशियस ही। ध्यान देना भाई, डायोशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां पर मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। नहीं समझे कि मेल फ्लावर अलग प्लांट पे निकलते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे निकलते हैं, तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते, ऐसे प्लांट कहलाते डायोशियस। ये बताओ अगर डायोशियस कंडीशन है तो क्या कभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या कभी नहीं होगा, क्योंकि मेल फ्लावर मेल में थोड़ा भेज देंगे पॉलिन ग्रेन, और अगर भेज भी दिए तो कौन सा उनके पास स्टिग्मा है। क्लियर बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ एक बात आपने कभी अगर गौर किया हो इस बात पे, गौर फरमाया हो अगर आपने इस बात पे, तो अगर आपने पपाया का पेड़ लगाया उसमें फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें किसका कसूर है, इसमें कसूर है आपका कि आपने जो पेड़ लगाया वो कौन सा लगाया, मेल वाला। कौन सा लगाया है, मेल प्लांट आपने लगा लिया है, इसलिए फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं। अभिषेक कुमार सर, मैं कंफ्यूज हूं कि बोर्ड की प्रिपरेशन करूं कि नीट की प्रिपरेशन करूं फॉर द फर्स्ट नीट एग्जाम। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास हैं और जल्दी हमारी एक वेबिनार होने वाली है जिसमें हमारे पास जो यही सब टॉपिक्स हैं बच्चों के लिए, कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है नीट का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उसमें आप बोर्ड को कैसे साथ में लेके चलो और कैसे नीट को साथ में लेके चलो, तो वो एक जल्दी से वेबिनार आने वाला है भाई साहब। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी कि हमारे साथ उस वेबिनार में जुड़े, ताकि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल सकें और बहुत सारी वो टेक्निक्स भी मिल सकें, ताकि आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ अपना नीट भी क्वालिफाई कर सकें। क्लियर बात, तो जल्द ही वो वेबिनार आने वाली है, ठीक है, डेट अनाउंस हो जाएगी, उसी पे काम चल रहा है, टीम मेंबर सारे के सारे उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सजेशन आपको मैं उसी टाइम दे सकता हूँ, तो अगर आप हमारी वेबिनार में जुड़ेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट सजेशन, ठीक है, व्हाट यू वांट। क्लियर, ठीक है, तो जल्दी सजेशन जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो लिटरली आपको जो पर्सनल वेबिनार हमारी होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। क्लियर बात, आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। आ जाओ भाई। तो डायोशियस याद करने का तरीका, जैसे कि ये डॉक्टर सोनेवाना बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो डायो का मतलब दो, तो जब दो पौधे हो जाएं, मेल वाला अलग फीमेल वाला अलग, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, डायोशियस। क्लियर बात। और अगर मोनोशियस की बात करें आप, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल प्लांट, प्लांट सिंगल होगा बट फ्लावर कितने तरह के होंगे, दो तरह के। कौन कौन सा होगा,
कौन कौन सा होगा, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। समझ में आई बात नहीं आई? तो भैया ये डाइक्लाइनी में मैंने डायोशियस और मोनोशियस टर्म का इस्तेमाल किया। डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है? इट इज द यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन आपके लिए सवाल मैं बता रहा हूं कि ये बताओ कि कल हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी, ठीक है? कल हमने 3 तरह का पॉलिनेशन पढ़ा था। एक को बोलते थे बेटा क्या, एक को बोलते थे सेल्फ ऑटोगैमी, क्या बोलते थे? एक को बोलते थे ऑटोगैमी, ठीक है? एक को बोलते थे जिटोनोगैमी, क्या बोलते थे? एक को बोलते थे जिटनोगैमी या जिटोनोगैमी आप बोल दो, और एक को बोलते थे बेटा क्या, जीनोगैमी, क्या बोलते थे? जीनोगैमी। क्लियर बात? क्या आप इसमें मुझे डिफ्रेंशिएट करके बता पाओगे कि ऑटोगैमी क्या था, जिटनोगैमी क्या था और जीनोगैमी क्या था? क्लियर बात? क्योंकि मैंने भैया कल के लाइव में आप लोगों को पढ़ाया था। क्लियर बात? हाँ ठीक है, मैंने क्या बताया? ऑटोगैमी वो होता है कि जब फ्लावर सेम हो और उसी फ्लावर पे क्या एंथर स्टिग्मा दोनों लगे हो और ये क्या करें, गलती से पॉलिनेशन कर बैठे हैं, उसको बोलते हैं क्या? ऑटोगैमी, या इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बात? अगला था क्या हमारा? जिटनोगैमी। क्या था? जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेम हो, फ्लावर अलग अलग हो जाए, ठीक है? अगर दोनों अलग अलग फ्लावर हैं और आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं लेकिन सेम ही प्लांट पे लगे हैं तो कहलाएगा क्या? जिटनोगैमी। जीनोगैमी में क्या था? फ्लावर भी अलग होना चाहिए और प्लांट भी अलग होना चाहिए, उसको बोलते थे क्या? जीनोगैमी। क्लियर बात? और ये सारी बातें हमने डायोशियस और मोनोशियस के इर्द गिर्द ही हमने घुमाई थी। क्लियर बात? ये सारी बातें हमने डायोशियस और मोनोशियस के इर्द गिर्द ही घुमाई थी और बाइसेक्सुअल फ्लावर के ही इर्द गिर्द घुमाई थी। क्लियर बात? अगर आपको उसको जानना है तो आप पीछे वाला लाइव जो हमारे कंटेंट में पढ़ा होगा तो आप जाके वहां पर देख सकते हो। क्लियर बात? चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है तो ऑटो, जिटनो, जीनो भी क्लियर था क्योंकि हमारा कल का टॉपिक था। डायोशियस, मोनोशियस हमारा कल का टॉपिक था, बट आज हमने खत्म कर लिया क्या? डाइक्लाइनी। तो अगर यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर की होगी तो हमेशा किसको फॉलो करेगा भाई? क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को। चलो भाई, एस्पिरेंट बोल रहा है कि फ्लावर डिफरेंट हो, प्लांट सेम हो, तो क्या हो जाएगा? जिटनोगैमी हो जाएगा। बोथ फ्लावर एंड प्लांट डिफर हो जाए तो जीनोगैमी हो जाएगा। शाबाश एस्पिरेंट, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऑटोगैमी का मतलब सीधा सीधा होता है कि भैया एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, उसी का एंथर, उसी का स्टिग्मा होना चाहिए। क्लियर बात? चलो भाई, चलो भाई, सभी लोगों के जवाब सुन के मजा आ जाता है भाई, क्योंकि आपको देख के लगता है कि हाँ सच में आप मेहनत कर रहे हो। क्लियर बात? चलो भाई, जिटनोगैमी में बताया था कि भाई फ्लावर अलग हो जाए और प्लांट सेम हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या? जिटनोगैमी बोलते हैं। चलो भाई, इतना क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। तो पहली तो चीज हो गई भैया क्या? डाइक्लाइनी। क्या हो गया? डाइक्लाइनी। क्लियर? अच्छा, डाइक्लाइनी में जो मेज होता है, भुट्टा, आपने भुट्टे का पेड़ देखा है? आपने भुट्टे का पेड़ देखा है या सिर्फ भुट्टा ही खाया है? कुछ लोगों ने खाली पॉपकॉर्न भून के खाए होंगे ना, कुछ लोगों ने खाली, हाँ है ना, कुछ लोगों ने खाली पॉपकॉर्न भून के खाए होंगे, कुछ लोगों ने भुट्टा भी खाया होगा, ऐसा है, कुछ लोगों ने भुट्टे का पेड़ भी देखा होगा। किसने किसने भुट्टे का पेड़ देखा है भाई? किसने किसने भुट्टे का पेड़ देखा है? किसने किसने भुट्टे का पेड़ देखा, या किसने किसने से भुट्टा खाया है? बताओ भैया। हाँ हाँ, भुट्टा देखा होगा ना। चलो भाई, देखा है, देखा है, देखा है। चलो भाई, देखो भाई, अगर भुट्टे का पेड़ देखा होगा तो मज़ेदार बात है कि ये भैया भुट्टे का पेड़ लगा होता है ऐसे, इसमें ऊपर की तरफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। ये ऊपर एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है? ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बेटा, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। मेल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? मेल फ्लावर्स। मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। रेज माई हैंड, ठीक है, मैं भी अपना हाथ उठा दूं भाई, ठीक है, मैंने भी देखा है, ठीक है। इसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स लगे होते हैं। क्या लगा होता है? मेल फ्लावर्स लगा होता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं बेटा टैसल। क्या बोल देते हैं? टैसल। क्या बोल देते हैं? टैसल, ठीक है। अब जो ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस का एक बहुत बढ़िया सा नाम है जो कि, हाँ, खाया भी है कुछ लोगों ने, ठीक है, कुछ लोगों ने प्लांट भी देखा है। बहुत सही बेटा, डॉक्टर सोनेवाना, इन्होंने प्लांट भी देखा है। उत्तम कुमार ने खाया भी है, ठीक है, सिर्फ खाया है उत्तम भाई ने, ठीक है। अति उत्तम, अति उत्तम, आपने सिर्फ खाया है, ठीक है। हाँ, झंझटों से दूर रहो, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ऐसा कोई फॉलो मत करना भाई, ठीक है, मैं मजाक में बोल रहा था, ठीक है। जो इसका टैसल होता है, ठीक है, जो इसका टैसल है, टैसल इज जस्ट अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि मेल इन्फ्लोरेसेंस उसको क्या बोल देते हैं? उसको टैसल बोल देते हैं। और जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है बेटा स्पाइक। क्या नाम होता है? स्पाइक, SPIKE, ठीक है, एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, यहाँ पर फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ही ढीले ढीले अरेंज होते हैं।
है ना, ये बहुत ही ढीले ढीले अरेंज होते हैं, मतलब अगर कोई इनको टच भी कर दे तो टच करने पर पूरा फल नीचे गिर जाता है, ठीक है, इतने हल्के होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पर जो होता है ये फीमेल वाला लगा रहता है ना, ये इस तरह से उसमें लंबे लंबे बाल निकले रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने भुट्टा खाया होगा तो भुट्टे में जो मूछें लगी होती वो क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ, भुट्टे में जो मूछें लगी होती वो क्या होता है? किसने किसने भुट्टा खाया, जिसने भुट्टा खाया होगा तो भुट्टा छीला भी होगा, है ना। हाँ, तो भुट्टे में जो मूछें लगी होती वो क्या होता है? भुट्टे में जो भुट्टे की मूछें लगी होती, कभी कभी निकाल के तुम भी अपनी मूछें ऐसे लगा लेते हो, एकदम चौड़े होके घूमते हो, ओ भैया मेरी बड़ी बड़ी मूछें आ गई। ये बताओ किसने किसने उसकी मूछें नोची हैं? जल्दी बताओ, भुट्टे की मूछें जो होती है वो क्या होता है? वो फ्लावर का पार्ट होता है कि नहीं होता, ये बता दो खाली मुझे, कि वो फ्लावर का पार्ट होता है कि नहीं होता है? वो भैया, वो सब पिस्टल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, लंबे लंबे रेशमी कलर के एकदम सिल्क के तरह, एकदम कैसे होते हैं, कॉर्न हेयर वो क्या होते हैं, हाँ वो जो होता है वो होते हैं पिस्टल्स, है ना, पिस्टल्स। ओवरी वाला पोर्शन तो अंदर होता है, ओवरी वाला पोर्शन क्या होता है, अंदर होता है, क्लियर। अगर ओवरी वाला पोर्शन अंदर है तो बाहर जो निकला हुआ है वो क्या है, वो स्टिग्मा और स्टाइल बाहर आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इधर ध्यान देना कि आपने जैसे भुट्टा ये खाया, जैसे कि हम भुट्टा बना रहे हैं, इधर देखो भाई, ये तुमने भुट्टा खाया है ना, ये देखो ये भैया भुट्टा बना रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, और ये भुट्टे के ऊपर लगा हुआ है कॉर्न, क्या लगा हुआ है, कॉर्न, है ना ये। तो कॉर्न से निकला रहता है ऐसे रेशमी कलर का धागा, ये आगे जाता है। ऐसी अगला वाला भुट्टा होगा, इससे भी निकला होगा, वो भी आगे जा रहा होगा, क्लियर बात। तो इसका मतलब जो इसकी टिप होने वाली है ये क्या होगी, इसकी टिप होगी स्टिग्मा, क्लियर। इसका जो लंबा वाला ये पार्ट है ये क्या होगा, स्टाइल। और ये जो गोल गोल दाना लगा है दिस इज कॉल्ड ओवरी। क्या ये आप इससे एग्री करते हो, क्या एग्री करते हो कि जो भुट्टे में जो ये दाना है, छोटा सा कॉर्न लगा हुआ है, ठीक है, इस कॉर्न को हम ओवरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओवरी बोल रहे हैं। और उसमें लंबा सा जो रेशमी वाला बाल जा रहा है ये क्या है, स्टाइल है। और उसकी जो टिप है वो क्या है, ये है स्टिग्मा। क्या इससे एग्री करते हो तुम कि हाँ हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है। जब तूने भुट्टे का इसे पत्ते नोचे होंगे तो पत्ते नोचने के बाद आपने एक, अगर उस बाल को देखो तो वो एक दाने से जाके जुड़ा होता है नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली होता है तो तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो तुम भुट्टे का एक दाना खा रहे होते हो वो सीड नहीं होता है, वो एक फ्रूट होता है। क्या होता है, फ्रूट। क्योंकि ओवरी मैच्योर होकर क्या बनाएगी, ओवरी मैच्योर होकर भाई साहब फ्रूट बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। मेरी बात समझे। तो भुट्टे का जो एक दाना है वो सीड नहीं है, वो इंटायर फ्रूट है, क्या है, फ्रूट। और उस फ्रूट का एक नाम होता है दैट्स द कैरियोप्सिस। ये फ्रूट के क्लासिफिकेशन में बताया जाता है, बट अभी हम लोग उस सब चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर बात। हाँ भाई, तो इसका मतलब जो भुट्टे का एक दाना है, भुट्टे का एक दाना एक फ्रूट है, ना कि एक सीड, क्लियर बात। इसीलिए आप उसे ग्रेन बोलते हो, उसे सीड नहीं बोलते हो। चने का सीड बोलोगे, चने को आप क्या ग्रेन बोलते हो, छोले को, चने को, राजमे को, इन सबको आप सीड बोलते हो। लेकिन भुट्टे को, गेहूं को, चावल को आप ग्रेन बोलते हो, सीड नहीं बोलते हो आप। रीजन है क्योंकि वो अपने आप में एक फ्रूट है। क्या है वो, अपने आप में एक फ्रूट। आई थिंक अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो अगर ये क्लियर हुआ है तो तब तो मजे वाली बात है कि भुट्टे का एक दाना क्या होता है, एक फ्रूट होता है। गेहूं का एक दाना क्या होता है, एक फ्रूट होता है। देख रहे हो भाई, फल है, फल छोटे छोटे फल हैं, ड्राई फ्रूट की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। और ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में भी कैरियोप्सिस टाइप फ्रूट होता है। अब उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते। चलो भाई, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ज़्यादा जाएंगे तो मेरे ऊपर पाप पड़ेगा, न जाने बच्चे को क्या क्या सिखा दिया है ना। बच्चे स्कूल के टीचर से जाके कह रहे हैं कि नहीं मुझे बताओ फल होता है कि नहीं होता है ना। आ जाओ भाई। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। अगर ये बात समझ में आ गई तब तो मज़ेदार बात है भाई, ये तो है ना, तब तो मज़ेदार बात थी ये भाई, ठीक है। हाँ, स्टिग्मा ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन को, उसको ट्रैप करने के लिए बेटा वो होता है।
चले आगे। भाई अगर क्लियर है तब तो मजेदार बात थी, है ना? आप लोगों को समझ में आया? क्या आपको समझ में आया एक्चुअल में भुट्टे का जो एक दाना होता है वो क्या होता है? भुट्टे का एक दाना क्या होता है? भुट्टे का एक दाना एक क्या होता है? एक फ्रूट होता है। क्या होता है? एक फ्रूट होता है ना? चलो भाई। और जो नीचे इन्फ्लोरेसेंस है एक्चुअल में ये भी क्या है? ये भी पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है बेटा क्या? क्या कॉब। क्या बोला जाता है? कॉब। ठीक है, तो ऊपर वाले को बोला गया टैसल, नीचे वाले को क्या बोला गया? कॉब। और कॉब जो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है ये बेटा इसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा जोर लगा के। तो ये स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस की खासियत होती है। क्लियर बात? चलो भाई, चलो भाई क्लियर। चलो भाई, अगर ये सारी की सारी बात क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोगों को आगे सरकना चाहिए अपनी गाड़ी को लेके। चलो भाई, तो ये बात हमने दो लगभग क्लियर कर ली कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर में ले आए तो उसको बोला जाता है डाइक्लाइनी। और डाइक्लाइनी अगर आ गई तो हमेशा किसको फेवर करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करेगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर हम पढ़ लेते हैं। दूसरा फैक्टर है दैट्स द सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी, या आप इसको बोल सकते हो क्या? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या बोल सकते हो? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्लियर बात? अच्छा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी एक यूनिक फिनोमिनन होता है। और ये कौन से पेड़ों में पाया जाता? ये बेटा सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता। कहां पाया जाता? सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन आता है? जैसे कि टमाटर है, बैगन है, आलू है। बेच नहीं रहे, मैं बस बता रहा हूं कि सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या आता है। क्लियर? तो सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो है, पिट्यूनिया है, ब्रिंजल है, उसके अलावा छोटी वाली मकुइया जो काली काली या लाल लाल अगर किसी ने खाई होंगी तो वो भी इसी सोलेनेसी फैमिली से ही क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। अब देखो होता क्या है यहाँ पर एक यूनिक फिनोमिनन होता है। क्या होता है कि जैसे कि ये भैया इसका स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल, और ये ओवरी है भाई साहब, है ना? और इधर वाल क्या लगा है भैया जी का? ये क्या लगा हुआ है? ये दिख रहा है स्टैमेन। क्या दिख रहा है? स्टैमेन। क्लियर? अब होता क्या है, इस स्टैमेन से जो एंथर वाला पोर्शन है वहां से पॉलन ग्रेन निकला, और पॉलन ग्रेन जब इस फ्लावर पे आएगा तो इस फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को पहचानने से इनकार कर देगा। क्या कहा? भैया हम तुमको नहीं जानते, यहां पे तुमको हम जर्मिनेट करने की परमिशन नहीं देंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? सर आप झारखंड आ जाइए, आपकी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे। हम लोग बेटा जल्दी ऑनलाइन आने वाले हैं। ठीक है, वी विल ट्राइंग टू मेकिंग अवर कोचिंग ऑनलाइन। जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स पढ़ाई बट मुझे कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहीं पर भी मज़ा नहीं आया मुझे। दैट्स वाई अब हम लोग खुद का ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। हेलो प्रदीप, हेलो। अन अकेडमी पे पढ़ाया, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बायजूस पे पढ़ाया, कोई खास मज़ा नहीं आया, है ना? अभी हम लोग द स्कॉलर सब पे पढ़ा रहे हैं ना, और द स्कॉलर सब पे ही पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, हर्कोगैमी और होमोगैमी अलग। बेटा हर्कोगैमी अलग होता है और होमोगैमी अलग होता है। अभी हम लोग हर्कोगैमी पे पहुंच रहे हैं। होमोगैमी का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाइसेक्सुअल फ्लावर के सेम टाइम पे मेच्योर हो जाएं उसको बोलते हैं होमोगैमी। क्लियर बात? लेकिन हर्कोगैमी अभी हम लोग आगे पहुंच रहे हैं तो वहां पर एक बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन। तो हर्कोगैमी जो होता है बेटा, हर्कोगैमी जो होता है वो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, लेकिन जो होमोगैमी होता है वो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। क्लियर बात?
चलो भाई क्लियर है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो तो सोलेनेसी फैमिली में क्या देखने को मिलती है, सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। क्लियर बात। अब अगर सेल्फ स्टेरिलिटी है तो इसका मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन को कभी फेवर ही नहीं करने वाली। लेकिन हाँ मतलब ये केस जो है वो कह रहा है एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, ठीक है, यहां पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह का दूसरा फ्लावर होता, अगर इसी तरह का दूसरा फ्लावर होता और सेम प्लांट का ही होता, ठीक है, और इसका अगर पॉलन ग्रेन निकल के जाता इसके स्टिग्मा पर, तो ये भैया को क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। जरा देखो दोनों केस, जरा देखो कि पहला वाला जो केस ए वाला केस हमने बनाया इधर वाला, ए केस में अपने ही एंथर से आए हुए पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर बात। और अगर बी केस में मतलब जो बी प्लांट है, बी प्लांट से या बी फ्लावर से जो गया हुआ पॉलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो जरा बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन फेवर हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो रहा है। आई थिंक ये क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो रहा है, ठीक है। क्लियर बात। चलो भाई तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोगों को सेल्फ स्टेरिलिटी को छोड़ के यहीं पर आगे चलना पड़ेगा। क्लियर बात, आ जाओ भाई, ठीक है। चलो भाई तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी भी है, किसको फेवर कर रही है, दैट्स फेवरिंग द क्रॉस पॉलिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा। आ जाओ जल्दी से आगे चलते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। क्लियर बात। अच्छा अब तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर जरा देख लो, तीसरा फैक्टर क्या है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर सकता है, दैट्स द डाइकोगैमी। ये क्या है, इट्स द डाइकोगैमी, ठीक है। अच्छा जब डाइकोगैमी की बात करते हैं तो डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फ्लावर क्या है, सेम है, ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। क्लियर बात। क्या हो जाएगा भैया, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे होंगे। तो अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे होंगे, मान लो पहले एंथर क्या हो गया, मैच्योर हो गया, तो एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, लेकिन उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो रिसीव करने काबिल नहीं है, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। या ऐसा मान लीजिए कि स्टिग्मा क्या हो जा रहा है, पहले मैच्योर हुआ जा रहा है, एंथर बाद में मैच्योर होगा, जब तक तो स्टिग्मा किसी और से पॉलन ग्रेन रिसीव कर लेगा, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या, डेफिनेटली नॉट। क्लियर बात। तो डाइकोगैमी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डाइकोगैमी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि एक जगह ऐसा होता है कि पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, प्रोटोएंड्री। क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्री। अच्छा प्रोटो का मतलब पहले, एंड्री का मतलब क्या, एंड्रोशियम, तो इसका मतलब यहां पर एंथर मैच्योर हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे कि एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, अर्लियर देन स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से पहले कौन मैच्योर हो गया भाई साहब, एंथर मैच्योर हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलोगे, प्रोटोएंड्री। और प्रोटोएंड्री का जो एग्जांपल है बेटा, एक फैमिली है कंपोजिटी। कौन सी फैमिली है, कंपोजिटी। तो वहां के जो मेंबर्स होते हैं यहां पर प्रोटोएंड्री पाई जाती। ये एंड्रोशियम पहले मैच्योर, मतलब एंथर्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या नहीं। इसका मतलब डाइकोगैमी दिन दहाड़े क्या कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रही है। क्लियर बात। उसके अलावा प्रोटोएंड्री के अलावा प्रोटोगाइनी है, एक और टॉपिक हमारे पास है, दैट्स द प्रोटोगाइनी, है ना। तो प्रोटोगाइनी का मतलब समझे आप, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि यहां पर स्टिग्मा जो होगा वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या यहां पर, स्टिग्मा मैच्योर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें फिर तो सब छुप जाएगा, है ना, हम ही आ जाते हैं स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर। और ये जो एग्जाम्पल होगा ये कहाँ मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा बेटा आपको कस्टर्ड एप्पल में। कहाँ मिल जाएगा, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल बोले तो बेटा शरीफा, कस्टर्ड एप्पल बोले तो शरीफा। तो शरीफे में आपको ये प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात। तो हमने लगभग यहाँ पर 3 फैक्टर पढ़ लिए जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहे थे। एक था डाइक्लाइनी, एक था क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी, और एक अभी आपने जो पढ़ा इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, दैट्स द डाइकोगैमी। क्या दिया था, डाइकोगैमी। क्लियर बात। अच्छा तीसरे फैक्टर के अलावा हमारे पास एक फैक्टर और है, जल्दी से हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। चौथा फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
चौथा फैक्टर क्या है, दैट्स द हर्कोगैमी, क्या है, दैट्स द हर्कोगैमी। जैसा कि अभी यहां पर एक बच्ची ने पूछा था कि हर्कोगैमी और होमोगैमी अलग होता है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि हर्कोगैमी जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा, जबकि होमोगैमी जो हो जाएगा ये किसको फेवर करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। ठीक है, अब जो हर्कोगैमी होता है एक्चुअल में यहां पर क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाता है। क्लियर बात, तो लिख सकते हैं अ फिजिकल बैरियर develops between anther and stigma, ठीक है। तो एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्या आ जाएगा भाई साहब, एक फिजिकल बैरियर आ जाएगा, और ये एंथर स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी लिख दो बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, वहां पर एंथर और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर डेवलप हो जाता है जो कि उसी फ्लावर का ही हिस्सा होता है। इसके होने की वजह से वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। दैट्स मीन हर्कोगैमी किसे फेवर कर रही है, हर्कोगैमी बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रही होती है। अब पूछते हैं बच्चे इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल बेटा होता है इसका कैलोट्रोपिस। क्या होता है, कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस के बारे में सुना होगा, इसको मदार भी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, मदार बोलते हैं। गर्मियों के दिनों में इसी के फ्रूट से व्हाइट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हवा में उड़ रहे, जिनको आप बुढ़े बाबा बोलते हो ना, तो वो इसी फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और फेवर फैक्टर होता है जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, दैट द हेट्रोमॉर्फिज्म। क्या है, हेट्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हेट्रोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, तो हेट्रोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एंथर और स्टिग्मा की जो लेंथ होती है उसमें काफी फर्क होता है। क्लियर बात, जैसे कि आपने देखा कि ये स्टिग्मा था, है ना, तो ये स्टिग्मा है, तो ये क्या लगे हुए, ये साइड में एंथर्स लगे हुए। ठीक है, तो अगर इतने छोटे छोटे एंथर्स होंगे यहाँ पर, तो जरा बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है, या ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा छोटू सा रह जाए और एंथर क्या हो जाए, बहुत बड़े बड़े हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस घट जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, हेट्रोमॉर्फिज्म। और हेट्रोमॉर्फिज्म जो होता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, दैट्स द इवनिंग प्रिमरोज, है ना, या उसी को बोलते हैं प्रिमुला सिनेंसिस, इसको प्रिमरोज भी बोल सकते हैं, तो प्रिमरोज बोल दो, या एक प्लांट है उसका नाम है लाइनम, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट बहुत ज़्यादा हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लौटना है जल्दी से कहाँ पर, हमें जल्दी से लौटना है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के पास। कहाँ लौटना है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के पास। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा वो मैंने आपको ऑल ओवर रिव्यू फॉर्म में बता दिया कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रमोट कर रहे थे, और क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से फैक्टर फेवर कर रहे थे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट की बात हम लोग जब करेंगे तो बेटा यहाँ पर एनिमोफिली और हाइड्रोफिली दो तरह की कंडीशंस होने वाली, और जूफिली। ठीक है, तीन कंडीशंस पढ़ेंगे। एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय एयर, हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, और जूफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट में दो ही तरह के एजेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, है ना। बायोटिक का मतलब बेटा लिविंग एजेंट होते हैं, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग एजेंट होते हैं। ठीक है, आओ जल्दी से एनसीईआरटी पे हम लोग आ जाते हैं, ताकि जल्दी से हम लोग इसको आगे लेकर चलें। आओ भाई साहब, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, कहेंगे प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट। क्लियर बात, दो एबायोटिक एजेंट, दो एबायोटिक कौन कौन सा हो गया, विंड हो गया और वाटर हो गया, और उसके अलावा एक बायोटिक एजेंट इस्तेमाल करा, दैट्स द एनिमल, है ना। अब एनिमल तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हम लोग उसकी कोई खास चर्चा नहीं करेंगे, अगर चर्चा होगी तो चर्चा और भी कर लेंगे। क्लियर बात, हमारे पास टाइम की बॉन्डेज नहीं होगा तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। महा की इंपॉर्टेंट बात है, असर्शन रीजन में पूछा गया स्टेटमेंट है, हाईलाइट कर लेना कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बायोटिक एजेंट को ही इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की बन जाती है जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे कुछ थोड़ा ही स्मॉल प्रोपोर्शन ही प्लांट के होते हैं, बहुत थोड़े ही ऐसे प्लांट होते हैं जो एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात,
अच्छा, करे pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि भैया अगर वाटर और विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो यहां पर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाए, ये एक चांस फैक्टर है। कहोगे कैसे? सपोज करो कि एक प्लांट यहां लगाए और एक प्लांट यहां पे लगाए, क्लियर बात, ठीक है। अब क्या हो जाए कि हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो अगर यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे ढेर सारे तो इसके स्टिग्मा पे पहुंच सकते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन तुम जरा सोचो कि अगर प्लांट इधर लगाए और पॉलन ग्रेन इसके पास पहले मैच्योर हो गए हैं और पॉलन ग्रेन अगर यहां जाना चाहते हैं और हवा इस डायरेक्शन में चल रही हो, तो बताओ क्या पॉलन ग्रेन इस डायरेक्शन में जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? इट्स अ चांस फैक्टर। ये क्या है? ये चांस फैक्टर है, क्लियर बात। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी विंड और एयर पॉलिनेशन की बात करी, सॉरी वाटर पॉलिनेशन की बात करी जाएगी तो हमेशा यहां पर अनसर्टेनिटीज देखने को मिलेंगी। इसका मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है यहां पर कि हो ही जाएगा, है ना। तो अगर फिक्स नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेम केस वाटर के साथ भी होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं या जिनके फ्लावर जो होते हैं वो पानी की सरफेस पे खुलते हैं या सरफेस के नीचे खुलते हैं, क्लियर बात। लेकिन जिनके फ्लावर सरफेस के ऊपर खुलते हैं उनमें कभी पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर से नहीं होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर कोई फ्लावर मतलब पानी में उगने वाला कोई हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है, तो हाइड्रोफाइट में क्या होता है कि फ्लावर की पोजीशन तीन तरह से हो सकती है। या तो फ्लावर की पोजीशन वाटर लेवल से ऊपर होगी, या तो बिल्कुल वाटर के सरफेस पे होगी, या क्या होगी वाटर सरफेस के नीचे होगी। तो तीन केस हैं। लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं दो केस में ही क्या कराना है? वाटर पॉलिनेशन कराना है, जिसमें फ्लावर बिल्कुल पानी की सरफेस पे खुल रहा होगा या सरफेस के नीचे खुल रहा होगा। जब कभी भी फ्लावर पानी की सरफेस के ऊपर खुल जाएगा तो कोशिश मत करना कि उसमें वाटर पॉलिनेशन करा दो, उसमें विंड पॉलिनेशन होगा या इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल इसी पे पूछा गया था नीट में भाई, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा था कि एक प्लांट है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है इकॉर्निया। इकॉर्नियम पूछे कि इकॉर्निया में पॉलिनेशन कैसा होगा, तो कहते हैं कि इकॉर्निया एक कैसा है? हाइड्रोफिटिक प्लांट है, मतलब पानी में उगने वाला। वाटर हाइसिंथ है, तो वाटर हाइसिंथ में क्या है? वाटर हाइसिंथ तो भैया सरफेस के ऊपर खुल रहा है ना उसका फूल, तो उसमें पॉलिनेशन क्या वाटर से हो सकता है? क्या नहीं। कैसे होगा भाई? विंड से होगा या इंसेक्ट से होगा, क्लियर बात। हाँ, तो वाटर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर करंट इधर वाल है ना, वाटर करंट इधर वाल है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है वो इधर वाल करना है। तो ये बताओ क्या पॉलन ग्रेन पहुंच पाएगा वहां पर? क्या नहीं। हाँ, अगर चांस हो गया कि इधर वाल पॉलन ग्रेन जाना है और इधरी वाल वाटर करंट है, तब तो आसानी हो गई। लेकिन अगर कंडीशन अपोज हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई, तो क्या काम हो पाएगा? क्या काम तो नहीं हो पाने वाला। इसका मतलब यहां पर अनसर्टेनिटी आएगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ प्लांट जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं किसके लिए? ताकि उनमें पॉलिनेशन बेटा बायोटिक कंपोनेंट से हो। किससे हो? बायोटिक कंपोनेंट से हो, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट में क्या मिलेंगी? अनसर्टेनिटीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अनसर्टेनिटीज मिलने वाली हैं, क्लियर बात। तो कह रहे टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इमेजिन करो कि यहां पर एक फ्लावर है, यहां पर एक और फ्लावर है, दो प्लांट है, एक प्लांट यहां पर, एक प्लांट यहां पर, इस पे भी फ्लावर, इस पे भी फ्लावर है, क्लियर बात। अब क्या हो रहा है कि इस वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन यहां पर जाएगा हवा से, क्लियर बात। अच्छा, अगर हवा से जाएगा तो एक पॉलन ग्रेन अगर तुम यहां से रिलीज करो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल फिक्स स्टिग्मा पे जाकर गिर जाएगा? आई थिंक जीरो पॉसिबिलिटी है ना। अगर पॉसिबिलिटी जीरो है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक और फेंकना पड़ेगा, एक और। तो ऐसे आप फेंकते फेंकते शाम रात हो जाएगी, आपके बाल गिर जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे। ऐसा है कि नहीं है? तो आपकी तो सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये बताओ क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एक काम किया जा सकता था कि जो इस वाले फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स बने हैं ये बहुत ज्यादा तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में बन जाएं। अब हजारों लाखों की तादाद में यहां पर आप फ्लावर रख दो फीमेल वाला, जिसके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स को लैंड करना है, और ये सारे झुआ भर एक ही बार में फेंक दो। तो जब एक साथ जाएंगे हवा के साथ तो कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी कि भैया ये क्या हो जाएंगे? ये लैंड कर जाएंगे स्टिग्मा पर। इसीलिए बोल रहा है कि जब पॉलिनेशन कैसा होगा? विंड से होगा या वाटर से होगा, उस केस में
पॉलन ग्रेन्स का लॉस ना हो या पॉलन ग्रेन जो हो वो परफेक्टली स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत ज्यादा तादाद में पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा तादाद में जब पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे स्टिग्मा पर तो कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी कि भैया वहां पर पहुंच जाए। इसीलिए विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन में अनसर्टेनिटीज होती हैं, और वो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनॉर्मस पॉलन ग्रेन्स बनाता है। समझ में आई बात, नहीं आई? कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वहां पर पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा तादाद में क्यों बनते, इसीलिए बनते। लेकिन तुम अगर सोचो उसके बारे में कि ऐसा पॉलिनेटिंग फ्लावर जहां पर पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहा है, इंसेक्ट कर रहे हैं या कोई एनिमल कर रहा है, तो वो बहुत ही कम पॉलन ग्रेन बनाएगा। उसे तो मालूम है कि आएगा, तोड़ेगा ससुरा किसी के लिए फूल, इधर से उधर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करके चला जाएगा। उसे मालूम है, नहीं मालूम है? उसे मालूम है कि अभी खिलेंगे, भौरा आएगा, आएगा अपने आप को लुटाएगा, उसी में एकदम घुमाएगा फिराएगा, उसके बदन पे सब चिपक जाएंगे पॉलन ग्रेन, फिर ये दूसरे के पास जाएगा, मतलब दूसरे फ्लावर के पास जाएगा। जब ये वहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉलिनेशन, कन्फर्म पॉलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए जो ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो रहा है या एनिमल्स हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, तो कहते हैं अरे आएगा ही, बदतमीज कहेगा, अभी फूल तोड़ेगा लेके जाएगा, उसके लिए है ना पॉलिनेशन करा लेंगे, बिखर जाएंगे, हवा में गिर जाएंगे जाके उधर वाले ना, उसके कपड़ों में चिपक जाएंगे या कैसे भी करके। बीज के बारे में सुना होगा, फ्लाइज के बारे में सुना होगा, है ना, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो मॉथ्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा भुनगे, पतिंगे, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ही आते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो चांस फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। डरने वाली बात कहाँ होती है, विंड पॉलिनेशन में और वाटर पॉलिनेशन में। इसीलिए वो क्या करेंगे, ज्यादा तादाद में क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर, तो हम लोग बात को आगे लेके चलेंगे। वैसे भी 10:30 हो रहा है, 10:30 होने में भी 7 मिनट बाकी हैं। ठीक है, 10:30 हो रहा है, बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो थोड़ा हम लोग देर तक चलने वाले। क्लियर? चलो भाई, आज लेट होगा, आज मेरी मम्मा मुझे सुनाएंगी कहाँ गया था, क्या कर रहा था, है ना। तुम कह देंगे कोचिंग में थे, पढ़ा रहे थे, इतनी रात में किसको पढ़ाते हो। सब जवाब देना पड़ता है भाई, एक एक बात का, एक एक एक्टिविटी का जवाब देना पड़ता है। कहाँ चले जाते हो रात में, 10 बजे बोला है घर के अंदर आ जाया करो, 11 बजा देते हो, है ना। पता नहीं क्या किया करता है लड़का, बिगड़ गया है ये लड़का, बदतमीज हो गया है लड़का, ये लड़का है भाई, पढ़ा रहा है ना। चलो भाई, चलो भाई, थोड़ा सा चर्चा को आगे लेके चलते हैं भाई। आ जाओ जल्दी से, चर्चाएंगे हम लोग आगे, चर्चा को लेकर चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई। देखो भाई, अब कह रहे हैं पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। क्लियर बात? अब देखो, अगर पॉलिनेशन की बात करेंगे तो बायोटिक पॉलिनेशन कॉमन हो जाता है, लेकिन जब एबायोटिक की बात करेंगे तो एबायोटिक में तो दो लोग आ गए। कौन आ गए? वाटर भी आ गए, विंड भी आ गए। तो वाटर और विंड में कौन कॉमन हो गया? वाटर विंड में विंड कॉमन हो जाता है। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे विंड पॉलिनेशन also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can transport in wind current। ठीक है, तो ये कोशिश करेगा, देखो एडॉप्टेशंस हैं, वो ये चाह रहा है कि हल्के हों। हल्के होने से क्या हो जाएगा कि आसानी से उड़ते हुए जाएंगे और स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे और चिपचिपे भी नहीं होने वाले। सर मेज में ओनली विंड पॉलिनेशन ही होता है क्या, या फिर एनिमल पॉलिनेशन भी होता है? बेटा उसमें विंड पॉलिनेशन भी हो जाता है और इंसेक्ट है, एनिमल से उस तरह से भी पॉलिनेशन हो जाएगा। दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। क्लियर बात? तो हल्के फुल्के बनाए जाते हैं ताकि आसानी से क्या कर जाए, लैंड कर जाए। कहेंगे दे ऑफन possess द वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। क्लियर बात? तो कह रहे हैं कि उनके स्टेमन क्या होंगे, बढ़िया एकदम खिले हुए, एकदम लचलचाते हुए एकदम होंगे ताकि मजा आ जाए। so that the pollens are easily dispersed into the wind current, जिसकी वजह से आसानी से pollen grain हवा की धार में आ जाए, बहने लग जाए। and the large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain, और इसका जो स्टिग्मा होगा वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा feathery।
फेदरी होने से क्या होगा कि हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। क्लियर बात। अब कह रहे हैं यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है हमको, कह रहे अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग द कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। तो जो आप ये देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब स्टेमेंस हैं। क्या हैं? स्टेमेंस हैं। ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस में लगा हुआ है लेकिन वेल एक्सपोज्ड है। वेल एक्सपोज्ड होने से क्या फायदा होगा कि ये हवा में क्या हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। क्लियर। आ जाओ भैया। कह रहे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो जैसे कि आपने भुट्टे में देखा होगा तो भुट्टे का एग्जांपल भी आप ले सकते हो। क्लियर बात। तो भुट्टे में पॉलिनेशन यूजुअली किससे होगा, विंड से होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बोला, इन्होंने पूछा कि मेज में दोनों तरह से हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी होने दोनों तरह से, लेकिन मेनली जो होगा वो किससे होगा, मेनली किससे होगा, मेनली होगा विंड से। क्यों? आप अगर उसके पॉलन ग्रेन्स अगर आप देखो तो ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो ड्राई और नॉन स्टिकी कब बनेंगे, जब पॉलिनेशन किससे हो रहा होगा बेटा, विंड से। किससे हो रहा होगा, विंड से होगा। क्लियर बात। कह रहे हैं कि इस दौरान जो फ्लावर्स लगे होंगे वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में अरेंज होंगे, और इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में अगर अरेंज है तो इसका मतलब मैंने टैसल और कॉप के बारे में बात करी थी, याद नहीं याद है? टैसल मैंने बोला था क्या, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसे बोलेंगे टैसल, और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है उसे बोलेंगे कॉब। क्या बोलेंगे, कॉब। कह रहे अ फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। जो भुट्टा होता है उसी को कॉब बोल रहे हैं। Cob, the tassel you see are nothing but the stigma and style which have wave in the wind to trap the pollen grains. Clear बात। पॉसिबिलिटी दोनों तरह से कि भैया इंसेक्ट भी, एनिमल भी करा सकता है, ठीक है, और हवा भी करा सकती है। लेकिन अगर तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी देखो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये जो बना है ये इसलिए बना था कि पॉलन ग्रेन हवा से आसानी से पहुंच जाएं। अब आप देखते हो कि भुट्टे के पेड़ में जो मेल वाले फ्लावर्स लगे होते हैं वो ऐसे ऐसे एकदम बिखरे रहते हैं, और नीचे ही कहीं पर साइड में क्या होता है, फीमेल वाला होता है। तो अगर ऊपर से गिरेगा तो नीचे जो फिदरी फिदरी स्टिग्मा होंगे ये क्या कर लेंगे, ये आसानी से पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में आई तो आगे चलेंगे। तो कह रहे विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, अब ग्रासेस की बात कर दी इसने, और इसने हमारे लिए एक्यूरेसी क्रिएट कर दी कि आपको बता दें कि जो भुट्टा है वो इसी ग्रास की फैमिली से ही बिलोंग करता है ना, ग्रेमिनी फैमिली से ही बिलोंग करता है। भुट्टा है, गेहूं है, उसके अलावा जो चावल है, तो ये सब जो है ग्रास की फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब कह सकते हो कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ग्रास फैमिली में यूजुअली कौन सा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन होगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन। क्लियर बात। आ जाओ भाई। कह रहे पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट द 30 जेनरा। मतलब 30 जीनस के ही फ्लावर्स होंगे, या 30 टाइप्स ऑफ ही वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होंगी जहां पर क्या पाया जा रहा होगा, वाटर पॉलिनेशन पाया जा रहा होगा। कह रहे मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है, ज्यादातर कैसे होंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट में नहीं मिलने वाला। कह रहे एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज द अलगी, ब्रायोफाइट एंड ट्रेडोफाइट। तो आपको मालूम होगा अगर ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट और अलगी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर गैमीट का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। बट हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो सब बातें कहानी खत्म हो गई। हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। कह रहे हैं it is believed particularly for some bryophyte and trendophyte that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male and female gametes. Sorry, male gametes not female gamete. female gamete ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, कौन होगा, सिर्फ सिर्फ मेल गैमीट होगा। क्लियर बात। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होगा मेल गैमीट का, और कौन करेगा, वो वाटर करवाएगा। इतनी बात तो क्लियर थी, क्योंकि आपने ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला था, और आपने कहा था ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट का जो पाया जाना वाला होता है, मतलब जो पाए जाते हैं, ठीक है, ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों होता है, क्योंकि इन्हें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने के दौरान अपने गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ता है, और गैमीट ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए होता है, गैमीट ट्रांसफर करने के लिए चाहिए होता है वाटर। तो इसका मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट यूजुअली वहीं पर उगेंगे जहां पर पानी वानी, शेडी एरिया, डैम प्लेसेस होगा, पानी वानी की फैसिलिटीज होंगी, ये यूजुअली वहीं पर उगेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जब ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट का सेशन करा था तो वहां पर हम लोगों ने वेल डिफाइंड तरीके से इसको समझाया था कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब जगह ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट नहीं पाए जाते, सिर्फ उन्हीं जगह पर पाए जाते हैं जहां पर वाटर की क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है। क्लियर बात। वाटर अवेलेबल होगा तो गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाएगा।
कह रहे सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, रट लीजिएगा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। क्या है? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला कह रहे हैं जो कि ग्रो करते हैं बेटा फ्रेश वाटर में, और कुछ मरीन होते हैं जैसे सी ग्रासेस, जैसे कि जोस्टेरा। और जोस्टेरा का नाम हमने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा था जोस्टेरा जो होता है इसके पास बेटा लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? इसके पास लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है, और इसके पॉलन ग्रेन पे एक्साइन नहीं पाई जाती थी। ये जोस्टेरा के लिए मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और इसके पास एक्साइन भी नहीं पाई जाती। ये मरीन वाटर ग्रास है, सी ग्रास है, या मरीन वाटर एंजियोस्पर्म भी है, जबकि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो हैं वो कैसे हैं? ये फ्रेश वाटर है। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट नोट यहां पर बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, और 2025 में सवाल बनने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं, तो हाईलाइट कर लीजिएगा, इसकी मांग भर दीजिएगा इस स्टेटमेंट की। क्लियर बात? चलो भाई, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जब कभी भी बात करेंगे वाटर हाइसिंथ की बात करेंगे, याद नहीं याद है? वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, या उसी का एक नाम है इकॉर्निया, या उसी को जल खुम्बी। तो मैंने चार नाम आपको बताए इसके, ठीक है? हाँ, तो ये जो होंगे अभी उनकी बात करेंगे। कह रहे इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हाइसिंथ और वाटर लिली। देखो जब टर्म लिली इस्तेमाल किया जाए तो लिली का मतलब होता है खूबसूरत, है ना, ब्यूटीफुल। तो आप अपने नाम के पहले भी लगा सकते हो लिली, ठीक है? लिली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। कह रहे जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली इनमें क्या होते हैं? वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर वाटर लेवल के, वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो क्या बताओ, पॉलन ग्रेन पानी वाला कूद के ऊपर जाएगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये आएगा हवा से आएगा। किससे आएगा? हवा से आएगा। या कौन लेकर आएगा इसे? कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट लेकर आएगा। तो वो फ्लावर जिनमें, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर उगते हैं आकर, वहां पर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। ये बात हम लोग पहले आपको सबूत के साथ बता चुके थे। क्लियर बात? क्लियर बात करेंगे। फ्लावर इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। जबकि कह रहे हैं जो वेलिस्नेरिया होता है, अब देखो वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होगा? वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन बाय वाटर होगा। कह रहे जो फीमेल फ्लावर्स होता है वो सरफेस पे रीच कर जाता है। क्लियर बात? कहेंगे बाय द लॉन्ग स्टाल्क एंड द मेल फ्लावर और द पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो यहां पर कंडीशन है कि जो हाइड्रोफिली हो रही है वो दो तरह की है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली जब सरफेस पे आ जाएगा, हाइपोहाइड्रोफिली जब सरफेस के नीचे होगा। लेकिन इतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वेलिस्नेरिया का केस याद रखेंगे कि वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि फ्लावर भाई साहब सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं और वो क्या कर जाएगा? मीट कर जाएगा। लेकिन पॉलिनेशन बाय वाटर ही होता है। कहेंगे दे आर कैरीड पैसिवली बाय द वाटर करंट। अब देखो वाटर की धार जिधर जिधर जाएगी पॉलन ग्रेन भी उधर उधर जाएगा। लेकिन अगर धार बदल गई तो समस्या इसको हो जाएगी। इसीलिए बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन में वो बहुत ही कम होती है ताकि अश्योर्ड पॉलिनेशन हो जाए। क्लियर बात? करे सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर। करे इनमें से कुछ जो होते हैं पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर के पास और स्टिग्मा पर। कहेंगे अगर अंदर ग्रुप की बात करें जहां पर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है जैसे कि सी ग्रास, इसमें फीमेल फ्लावर जो होता है वो पानी के अंदर ही रहता है, अंदर ही डूबा रहेगा। क्लियर बात? और पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? रिलीज होते हैं पानी के अंदर, सरफेस पर रिलीज नहीं होंगे, पानी के अंदर होंगे। तो कहते हैं कि इस केस में जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा और क्या करेगा? पैसिवली पानी के अंदर क्या करेगा? ये भैया फ्लोट करेगा। जिधर जिधर पानी जाएगा, जिधर जिधर पानी की धार उधर ही उधर ये भी हो जाएंगे। कहेंगे इनमें से कुछ रीच कर जाते हैं स्टिग्मा पर और क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। जो नहीं पहुंच पाएंगे उनकी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो नहीं पहुंच पाए टाटा बाय बाय। क्लियर बात? अब कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन पानी के अंदर होते हैं वो पॉलन ग्रेन भीगे ना
उनके ऊपर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। क्या होती है? म्यूसिलेजनस कवरिंग होती है, जो कि उसे भीगने से बचाती है। अगर भीग जाएगा तो खराब हो सकता है। कह रहे इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरिंग, है ना। तो पॉलन ग्रेन को भीगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक म्यूसिलेज कवरिंग लगा दी जाती है। क्लियर बात? ये कारनामा, ये एडॉप्टेशन प्लांट का ही है भाई, ठीक है, कोई घर से अपने नहीं जाके लगा रहा है, ये जस्ट एडॉप्टेशन, इवॉल्व हुआ है पेड़। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ना ही नेक्टर बनाएंगे, ना ही कलरफुल होंगे। ये बताओ कि फूलों को कलरफुल क्यों बनाया जा रहा है? ताकि एनिमल अट्रैक्ट हो। लेकिन इतने बड़े बड़े एनिमल यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? इतने बड़े बड़े एनिमल अट्रैक्ट होकर और फूल तोड़ के किसी और को दे आते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? तो ये फूल कलरफुल बनाए जा रहे हैं और खुशबूदार बनाए जा रहे हैं ताकि एनिमल अट्रैक्ट हो, और अगर एनिमल अट्रैक्ट होंगे तो बिल्कुल पॉलिनेशन कराने आएंगे। इसीलिए जानबूझ के ये झांसा दिया जाता है किसको? इंसेक्ट्स को, कि आओ भैया पॉलिनेशन कराओ, फूल खिल गया है। तो इतनी बढ़िया उसमें जो सुगंध पैदा करी जाती है, इतना बढ़िया जो नेक्टर पैदा करा जाता है, और इतना कलरफुल, इतने डैशिंग डैशिंग कलर्स होते हैं भाई, वो क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो सके। लेकिन तुम जरा समझो, एज इंटोमोफिली रिक्वायर्स, ठीक है। एंटोमोफिली, हाँ, जैसे कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक है। एंटोमोफिली का मतलब बेटा क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। क्लियर बात संदीप मेहरोत्रा? हाँ बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हैं कि उसमें यही तो किया जा रहा है, नेक्टर प्रोड्यूस करा जा रहा है ना, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करी जा रही है, कलरफुल बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सब झांसा देने के लिए है, अट्रैक्शन के लिए। लेकिन अट्रैक्ट क्या हो जाता है? अट्रैक्ट क्या हो जाता है? अट्रैक्ट भैया इंसान हो जाता है ना, तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, कहते हैं भैया 24 फरवरी आ रही है, फलाना का बर्थडे है, ढिमकाना का बर्थडे, सब तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। क्लियर? चलो भाई, तो लेकिन वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड में क्यों नहीं होता? उसका जवाब है क्योंकि उसके लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए, कोई बायोटिक एजेंट होना चाहिए। तो अट्रैक्शन की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? वैसे भी हल्का बनाना है, नॉन स्टिकी बनाना है। अगर हल्का नहीं बनाएंगे, नॉन स्टिकी नहीं बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगी भैया। रास्ते में कहीं चिपके जा रहे हैं ना, पहुंचना है स्टिग्मा के पास, कहीं पहले चिपके पड़े हुए हो तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए उसको क्या बनाया जा रहा है? कलरफुल भी नहीं है, कलरलेस है, और साथ साथ में कैसा है? बहुत ही हल्का बनाया जाता है, स्टिकी नहीं बनाया जाता। नेक्टर, अब क्या हवा थोड़ी ना नेक्टर सूंघेगी, हवा नेक्टर थोड़ा चाटने आ जाएगी कि हाँ खुशबू आ रही है, इसी के पास से लेके जाओ। तो एबायोटिक, नॉन लिविंग एजेंट, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इसीलिए जो वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और कलर भी बनाते नहीं है। उनके पोलन काफी हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। क्लियर बात? चलो भाई, चलो भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। आ जाओ भाई साहब, जल्दी से आ जाओ। अब देखो भाई, ये जो यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए हैं, ये ए और बी डायग्राम जो बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पॉलिनेशन जो हो रहा है वो सरफेस पे हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि पॉलिनेशन जो है, देखो ये इसमें स्टिग्मा दे रखा है और मेल फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ये देखो फीमेल फ्लावर था, उसे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दिया गया है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये सब रिसीव कर लेंगे। और फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर जो होते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, सही से नजर भी नहीं आते, ठीक है। तो इनको इस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि अगर नजर आ जाएंगे तो कोई एक्वाटिक एनिमल क्या करेगा? नोच के खा जाएगा, तो समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए तो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। अब भैया ये सब के लिए एजेंट मौजूद हैं, जैसे कि बीज है ना, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वैस्प हैं, एंट हैं, मॉथ हैं, बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स में भी कौन कौन? सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स आ जाती हैं, और उसके अलावा बैट्स भी हैं। ये सब बेटा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो जाते हैं। और आप अगर चाहते हो कि इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में आपको सारी बातें पता हो कि एक्चुअल में हर पॉलिनेटिंग के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़रूर आपको वो सीखना चाहिए। क्लियर बात? तो जब कभी भी जूफिली होती है तो एक टर्म इस्तेमाल होता है बेटा ऑर्निथोफिली। तो बर्ड्स जब कभी भी पॉलिनेशन कर रही होंगी तो वो कहलाएगा ऑर्निथोफिली। बैट्स जब पॉलिनेशन कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे चिरैप्टिरोफिली। क्या बोलेंगे? चिरैप्टिरोफिली। जब स्नेल्स क्या कर रही होंगी? पॉलिनेशन कर रही होंगी, उसे बोलेंगे मैलाकोफिली। लेकिन जब कभी भी क्या हो रहा होगा? एंड पॉलिनेशन कर रही होंगी तो उसको बोलेंगे माइरिमैकोफिली। और उसके अलावा जब इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे इंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? इंटोमोफिली। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, बट हमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संदीप मेहरोत्रा, लाइक पॉलिनेशन
बाय बैट्स इस चिरैप्टेरोफिली, बिल्कुल सही, अभी मैंने डिस्कस किया चिरैप्टेरोफिली के बारे में। अगर एंड्स कर रही होंगी तो उसके लिए क्या बोला गया, एंड्स के लिए क्या बोला गया, इट्स अ मायरिमिकोफिली बोला गया, बिल्कुल सही बोला गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मोलस्कन्स कर रहे होंगे तो मोलस्कन्स में स्नेल्स हो गई तो वो क्या हो जाएगा, मैलाकोफिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैलाकोफिली हो जाएगा। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर हम उन नाम को रटने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें चाहिए सेलेक्टेड, क्या चाहिए, सेलेक्टेड। और हम सेलेक्टेड से जब बियॉन्ड जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा। मैंने बता दिया एक्चुअल में क्या क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, बट अब हम आपको मेंशन करने को बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, तो आपको उससे दूर रहना है। क्लियर बात बेटा? बैट से जो होता है वो चिरैप्टेरोफिली होता है, क्या होता है, चिरैप्टेरोफिली होता है, चिरैप्टेरोफिली, ठीक है। कह रहे अमंग द एनिमल्स, अगर एनिमल्स में बात करेंगे तो कह रहे इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली जिसमें बीज होती हैं आर द डोमिनेंट बायोनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। दुनिया में अगर मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है कि अगर मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इंसेक्ट में कोई पॉलिनेशन करता है तो वो मधुमक्खियाँ ही करती हैं। और दुनिया में जो सबसे अच्छा फूड बोला जाता है वो शहद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शहद को बोला जाता है, क्योंकि शहद बनाने के लिए नेक्टर बटोरेंगी है अपनी जिंदगी भर कम से कम 2, 3, 5, 6 बूंदे क्या करती, नेक्टर बटोर पाती। 20-21 दिन की जिंदगी, महीने भर की जिंदगी में इतना ही नेक्टर बटोर के ला पाती हैं, और कितना पॉलिनेशन करके चली जाती हैं, कितने पेड़ों को दिलासा दिला के चली जाती कि भैया पॉलिनेशन करा दिया है, सीड तो पक्का बनेगा। मेरी बात समझने समझे? तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट कोई होता है या बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कोई होता है तो वो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं। कहेंगे इवन द लार्ज एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट, जैसे कि लीमर की बात करेंगे, या आर्बोरियल्स में जैसे कि ट्री डवेलर्स होते हैं उनकी बात करेंगे, रोडेंट्स मतलब जो कुतर कुतर के खाने वाले होते हैं, ठीक है, और इवन द रेप्टाइल्स में अगर आप जिंको लिजर्ड्स की बात करेंगे या गार्डन लिजर्ड्स की बात करेंगे, कहेंगे हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज द पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज। तो हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, बाय बर्ड ऑर्निथोफिली एंड इंसेक्ट बाय इंटोमोफिली। बिल्कुल सही भाई, संदीप भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि बाय बर्ड्स जो होगा, अगर बर्ड्स कराएंगे तो ऑर्निथोफिली कहलाता है, और अगर जैसे बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका ऑर्निथोफिली बोला जा रहा है, ठीक है, और इंसेक्ट अगर करेंगे तो इंटोमोफिली बोलेंगे। बिल्कुल सही भाई आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहाँ से हो बेटा आप, संदीप कहाँ से हो आप? चलो भाई, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। अब आपको बताएं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई प्लांट है उसमें पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो किसी से भी पॉलिनेट करा लेता है, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट से क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, या किसी पर्टिकुलर एनिमल से ही क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। ये हर किसी से पॉलिनेशन नहीं करवाते। क्लियर बात? तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होते हैं बेटा, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं या एनिमल स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर बात? कह रहे मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो ये तो कहानी थी भाई, तो ये कहानी तुम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे ये कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंस होगा, रिच नेक्टर भी, इसमें शहद पराग जो होगा वही बनेगा। कह रहे व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब ये फ्लावर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लस्टर्ड में या इन्फ्लोरेसेंस बनाकर निकलते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़े, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएं, आसानी से क्या हो जाएं, दिखाई पड़े। विंड से होगा तो एनिमोफिली, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली। बिल्कुल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप भाई साहब लखनऊ से, भाई लखनऊ में कहाँ से हो आप, लखनऊ में कहाँ से हो आप, लखनऊ में कहाँ से हो आप? क्लियर बात? कहेंगे एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय द कलर और द फ्रेगनेंस। ठीक है, अब देखो भाई, कलर और फ्रेगनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कलर और फ्रेगनेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कोई आएगा क्या उसके पास, नहीं आएगा। तो कह रहे हैं द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड द बीटल्स सेक्रेटेड द फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जो कि बीटल्स या मक्खियों से क्या होते हैं, पॉलिनेट कराते हैं, वो अपने अंदर बड़ी ही फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मक्खियां और बीटल्स क्या होते हैं, गंदी स्मेल की तरफ ही अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये भाई साहब उनके लिए हो जाता है।
कहेंगे टू सस्टेन द एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोड्यूस द रिवॉर्ड टू द एनिमल्स। ठीक है, ये प्लांट के पास दोबारा या फ्लावर के पास ये दोबारा आए, इसके लिए क्या करेगा, ये रिवॉर्ड के तौर पे उसे नेक्टर देता है कि भाई ले तू खा, पॉलन देगा उसे खाने के लिए कि भाई तू आते रहे ना भाई, है ना। क्योंकि अगर आएगा नहीं, अगर नाराज हो गया तो ये बताओ भैया इसका पॉलिनेशन कोई कराएगा क्या, या कोई और कराएगा, क्योंकि ये प्लांट तो स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया है, ऐसा है कि नहीं है। तो अगर स्पीशीज स्पेसिफिक है तो ये भाई साहब किसी और से तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये एडॉप्ट ही इसी तरह से हुए ताकि ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से क्या कर सके, पॉलिनेशन करा सके। और भैया अगर वो नाराज होकर चला गया, घर आया हुआ मेहमान है ना, तो समस्या वाली बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समस्या वाली बात हो जाएगी। तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, तो फूल के द्वारा दिया गया एक तोहफा होता है किसको, उन एनिमल्स को या उन इंसेक्ट्स को। क्लियर बात। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitors comes in contact with the anther and the stigma। तो अगर इसको भैया क्या तोहफा चाहिए होगा तो इसे खूब कस-कस के अपने आप को रगड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खूब कस-कस के इसको क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। कहाँ, अपने आप को फूल पे रगड़ेगा तो खूब सारा क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन लग जाएगा और कहेगा भैया आप बहुत अच्छे से रगड़े हो, ये लो अपना रिवॉर्ड और निकलते बनो। ठीक है सर, हिंदी मीडियम को पढ़ाते हो क्या? बेटा मैं हिंदी मीडियम को नहीं, मैं इसी मीडियम को पढ़ाता हूँ जिस मीडियम में मैं बोल रहा हूँ। अगर ये लिंग्वल, ये भाषा अगर आपको समझ में आती है तो आप मोस्ट वेलकम, आपका आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज हिंदी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इंग्लिश मुझे आती है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, हिंदी भी नहीं आती है और इंग्लिश में दिक्कत होती है, इसीलिए इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो ये तोहफा भैया इन लोगों को मिल जाता है। कहेंगे द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। जाहिर सी बात है कि अगर ये रगड़ रगड़ के नहाया होगा तो चिपक ही गया होगा ना। और चिपका है इसलिए क्योंकि भैया इसने जो बनाए थे अपने पॉलन ग्रेन, वो कैसे बनाए थे, स्टिकी बनाए थे। और स्टिकी इसलिए होते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉलन किट पाई जाती है, एक और थर्ड लेयर पाई जाती है जो कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट के पॉलीमराइजेशन से बनती है, येलोइश ऑरेंज कलर की होती है। ऐसा बताया नहीं बताया था, लिपिड्स लिपिड्स की बनी होती है, तो कि चिपचिपी हो जाएगी, तो चिपचिपी होने से आसानी से ये उसकी सतह पे, उसकी स्किन पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। When the animal carrying this pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about the pollination। अगर ये यहाँ से बटोर के pollen grain ले गया है और ये किसी अदर फ्लावर पे जाएगा और उसके स्टिग्मा पे जाके लोटेगा बटोटेगा, तो जाहिर सी बात है क्या करा देगा, ये पॉलिनेशन करा देगा। In some species the floral rewards are in providing safe places to lay eggs। An example is that the tallest flower of the Amorphophilus। ठीक है, तो एक प्लांट है उसका नाम है क्या, Amorphophilus। तो ये क्या करता है, ये रिवॉर्ड के तौर पे उस इंसेक्ट को क्या करता है, कहता है कि तुम यहां पर क्या कर दो भाई साहब, अंडे दे दो। क्या दे दो, अंडे दे दो। क्या कहता है, फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट द 6 फीट इन हाइट। अब देखो ये जो यहां पर बात मारी एनसीईआरटी ने खींच के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ये बताओ कि 6 फीट का फ्लावर कहां पाया जाता। इतना बताने के बाद तुमसे क्या पूछ लेगा, 6 फीट का फ्लावर कहां पाया जाता, तो भैया कहां बताओगे, एमॉर्फोफिलस में टॉलेस्ट फ्लावर पाया जाता है जिसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट की होती है। कहेंगे एक उसी तरह का रिलेशनशिप है जो कि स्पीशीज ऑफ मॉथ और युक्का प्लांट के बीच में पाया जाता है। कहेंगे जो दोनों स्पीशीज होती हैं, ये दोनों स्पीशीज होती हैं मॉथ, और अब देखो मॉथ जो है यहां पर हम किसको बोल रहे हैं, ऐसा भुनगा बोल रहे हैं मॉथ को, और साथ साथ में युक्का प्लांट है। और ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती एक दूसरे के बिना, है ना। तो साथ निभाना साथिया यहीं को देख के बना है, क्योंकि भैया अगर इनमें से एक भी गायब होगा, प्लांट गायब होगा तो मॉथ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मॉथ गायब होगा तो युक्का प्लांट साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों का जो ये रिलेशन है ये बहुत जरूरी म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशन है। कहेंगे जो मॉथ होता है, जो मॉथ होता है ये अपने अंडे को डिपॉजिट कर देता है ओवरी में, ठीक है, चैम्बर में, ओवरी के चैम्बर में फ्लावर के, और उसके बदले में ये क्या करेगा, ये वहां पर पॉलिनेशन भी करके जाएगा। पॉलिनेशन करने के बदले में उसे उसकी ओवरी में अंडे देने को मिल रहा है। मेरी बात समझे नहीं समझे। और यही आप एमॉर्फोफिलस में देख रहे थे। कहेंगे जो लार्वा होते हैं मॉथ के, वो क्या होते हैं, वो अंडे से बाहर आते हैं और साथ साथ में सीड भी क्या हो जाता है वहां पर डेवलप, क्योंकि भैया ये क्या करके गए थे, पॉलिनेशन करके चले गए थे। क्लियर बात। करें वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट like the cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon,
यूकैलिप्टस बनाना, बिल्कुल हम लोगों ने करा है। अरे ट्राई फाइंड आउट विच एनिमल विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो क्या वो पॉलिनेटर है या नहीं है, तो हमें इसकी चर्चा थोड़ी सी करनी है। तो ये आप घर बैठ के ढूंढते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्लियर बात। आ जाओ जल्दी से, हम लोग कहाँ जाते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। कहाँ जाते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। लेकिन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होंगी, इसमें से हम लोग कुछ की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, और इस चर्चा को अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ाएं, अगर आप चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी बेटा 11 बजने वाला है, अगर आप चाहते हो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसे कल कंटिन्यू कर सकते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बहुत सारों की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, तो उन फैक्टर्स की बात है। उसके अलावा इन ब्रीडिंग, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो ये सारी की सारी बातें अभी हम लोगों को करनी है। तो जल्दी से बता दो, मुझे उसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा 11 बज रहा है। और रिमेनिंग पार्ट हमारा जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, इस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को हम लोग कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल के लाइव में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि आज बिल्कुल 11 बज गया है और मुझे फिर घर पे डांट पड़ जाएगी कि रात भर कहाँ रहते हो भाई तुम, है ना। सुबह से निकलते हो, रात में घर आते हो, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। चलो भाई, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बच्चे लोग। तो हम लोग कल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की जब चर्चा करेंगे तो कुछ चर्चाएं मैंने आप लोगों को जो आज करी है उसका ध्यान रखिएगा। अगर ये चर्चा ध्यान रहेंगी तभी आगे वाल के आने वाला है बेटा, मजा आने वाला है, क्लियर बात। तो हमने इस चैप्टर को 5-6 लेक्चर में खत्म किया है, ठीक है। हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी पढ़ी है और साथ साथ में हमने अपना इलैबोरेट टॉपिक भी लगाए हैं बहुत सारे, जिससे हमारा पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्लियर बात। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे 9 बजे, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हुआ हम लोगों को, थोड़ा सा ग्लिच था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग कल डेफिनेटली कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, और कल ही ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। जो कोई भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ भाई, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी सवाल हैं, कि आपकी जो प्रिपरेशन है नीट की और बोर्ड की साथ साथ में कैसे, तो मैंने बोला जल्दी उसकी एक वेबिनार होने वाली है, तो आपको वहां पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप जुड़े हुए होगे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगी, क्लियर बात। तो कल मिलते हैं आपसे 9 बजे। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई, पढ़ते रहो।